हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखिए बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या करेंगे हम सबसे पहले इसके बेसिक्स देखेंगे कि जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, उस सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले देखेंगे ताकि आपको आगे के टॉपिक्स भी अच्छी तरह समझ आए। उसके बाद देखिए लेविस रिप्रेजेंटेशन एंड ऑक्टेट रूल। हम बार बार बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल जो है वो क्या होता है। इसके बाद देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे हम नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नॉन पोलर, पोलर, कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे। उसके बाद ये जो तीन थ्योरीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VS-EPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बाद हम ये देखेंगे। उसके बाद VBT मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड लास्ट ये जो दोनों टॉपिक है, ये चार टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम देखेंगे कि किस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है लास्टली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो हम वन बाय वन इसे कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का मान लीजिए एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आप जब लोअर क्लास में थे तब क्या था कि जैसे आपको दिया है एटॉमिक नंबर 8, तो आप कैसे करते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, उसके बाद ये 6, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है कि बीच में ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद देखिए इस तरह से शेल में होता है, ठीक है। ये हो गया KLMN, इस तरह से क्या होता है, शेल होता है। जो K होता है वहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद जो L शेल है उसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा बेसिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 हो गया। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो अगर इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप किस तरह हो जाएगा, 2 8। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा, 2 8 7। इसलिए क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोअर क्लास में लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जैसे ही आप 11th में जाते हैं तो आपको क्या है कि आपने ऑर्बिटल सुना होगा कि S, P, D, F, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऑर्बिटल्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसके मैं डीप में तो नहीं जाऊँगी कि क्या बोलते हैं ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है किस तरह से आए, क्योंकि इसके लिए आपको क्वांटम नंबर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या है बस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का, आपको जैसे जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, 8। अब आप कैसे लिखेंगे इसे, 1s2 2 2s2 2 2p 4, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स का आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि पहला प्रिंसिपल है अफाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफाउ प्रिंसिपल ये बोलता है, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार जो है वो भरने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए 1s, ठीक है, 2s 2p, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले हम 2p को फिल कर दें उसके बाद हम 1s को फिल करेंगे। जिस तरह से इनका सीक्वेंस है इंक्रीजिंग एनर्जी में, हमें उसी तरह से इसे फिल करना है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आप ये भी जान लीजिए कि जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक सिंपली बॉक्स होता है। उसके बाद p जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो d होता है इसमें टोटल 5 ब्लॉक्स होते हैं और ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है।
F में कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इतना जान लीजिए। तो उसके बाद जो ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है, ये बोलता है कि कोई जैसे एक ये बॉक्स है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और इनका जो है ये अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अपोजिट स्पिन मतलब कि इस तरीके का। आप क्या है, इस तरह से नहीं लिख सकते कि दोनों को आपने ऐसे सेम स्पिन कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हुंस रूल, इसमें क्या बोलता है कि आपको जब भी आप इसमें फिलिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करना है। सिंगली ऑक्यूपाई मतलब जैसे कि आपको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना है सबसे पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाई कराना है, मतलब कि सबसे पहले आप सब में 1 1 फिल करेंगे, 1 1 1, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिलिंग करनी है, तो इसी कहते हैं हुंस रूल। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे। अबाउ प्रिंसिपल मतलब क्या है, आपको इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार ही ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है। उसके बाद पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको एक बॉक्स है उसमें क्या करना है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं, और दोनों का स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। उसके बाद जो हुंस रूल है, हुंस रूल में आपको क्या करना है कि सभी को सिंगली ऑक्यूपाई कराना है ऑर्बिटल को, उसके बाद ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको फिल करना है। तो इस तरह से ये तीनों प्रिंसिपल है जिनको आपको फॉलो करना है। अब जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। ठीक है, ये 11 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो सबका एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम हो गया, तो इन सब का एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो ज़रूरत है, ये जो सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ होगा, जब लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो रूल्स है वो काम आएंगे। क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, जो 16 एंड 17 का हमने पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये जैसे O2+ है तो ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए ये सारे प्रिंसिपल जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। लेविस रिप्रेजेंटेशन ये एक तरीका है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे O2। ठीक है, O2 के पास सबसे पहले देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, O2 है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो मतलब 6 + 6 कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, CO2 है, कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका एडिशन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि इसके सबसे जो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब जैसे यहाँ पे 12 हो गया, अब क्या करना है आपको कि रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये ऑक्सीजन 2 आपने ऑक्सीजन बना दिया, अब इनके पास कितना है, 6 जैसे 1 2 3 4, इसमें भी सिमिलरली कर देंगे 1 2 3 4, उसके बाद क्या है कि 6, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे बॉन्ड भी क्रिएट कर देंगे तो वो भी सही है। तो इस तरह से होता है ये लेविस रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो क्या होता है, Na यहाँ पे प्लस होता है, Cl यहाँ पे माइनस होता है, मतलब कि Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और जो ये क्लोरीन है उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट करना है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से इनके बीच क्या बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद जैसे कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अब हम बार बार ये ऑक्सीजन ही पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि इसके पास क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2- चार्ज होता है।
तो इस दो ऑक्सीजन एटम कर मिलके क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो दो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग हो जाती है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल है तो वो क्या करते हैं कि शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन हो गया, शेयरिंग कर दी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स की। जो चारों बॉन्ड पैरामीटर्स है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि मतलब कि कोई भी जैसे 2 एटम है, ठीक है, उनके बीच ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि इनके बीच बॉन्डिंग मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना होता है, N2 में इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद देखिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एंथैल्पी ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 को अगर हमें 2 अलग अलग H में से कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन गैसियस फॉर्म, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। अब उसके बाद देखिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, H2O में क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये मान लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है उसके बीच यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये थे सारे पैरामीटर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये 2 तरह से, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल O2 है, O2 में क्या है कि 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इन्होंने आपस में जो शेयर करके बॉन्ड बनाया है, शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है हाइड्रोजन एटम और उसके बाद ये क्या है, फ्लोरीन एटम, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेयर में कम है। अब क्या हो जाएगा कि ये जो इनका जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो अब क्या हो जाएगा कि ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, मतलब कि आबंधन। केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं रासायनिक आबंधन। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसे शायद मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो आई होप आप लोग को पता होगा। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स, 2 एटम के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ कर रखा है, दोनों को कंबाइन करके रखा है, किसी भी एटम को, 2 एटम को, तो उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, वहाँ पर डायपोल लेते थे, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, HF हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपको इसका ये डायरेक्शन जो है वो याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका यूनिट भी याद रखिए, D/, ठीक है, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और इस कैपिटल D का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो ये होता है 1T इज इक्वल्स टू 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है, ये कूलाम मीटर, तो आपको ये भी याद रखना है। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो है जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। तो ये डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो हेड है वो उस तरफ होगा और इसका जो टेल है जहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर होगा। जैसे हाइड्रोजन के पास क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसका टेल इस तरफ होगा, और जो ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये थ्योरी है, इसे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि ये VSEPR जो थ्योरी है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मतलब कि ये थ्योरी जो है वो हमें किस बारे में बताता है। मेनली ये जो थ्योरी है ये किसी भी मॉलिक्यूल का की क्या ज्योमेट्री है, उसका क्या शेप है, इसके बारे में ये है। अब देखिए पहला पॉइंट, क्योंकि इसके सारे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है जैसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि शॉर्ट में आप जब नोट्स पे बनाते तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बनाना चाहिए कि मतलब जितने से बस आपको समझ आ जाए। तो देखिए जो शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो ज्योमेट्री होती है उसकी शेप होता है, जैसे आपने सुना होगा कि टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, तो इस तरह के जो भी ये शेप है इनकी ज्योमेट्री है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, मतलब कि जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अब उसके बाद देखिए पोजीशन, मतलब कि ये क्या होता है, ये जो जितने भी शेप होते हैं, ज्योमेट्री होती है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है, तो पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा पोजीशन लेते हैं कि उनके बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्शन है, वो मिनिमम हो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लोकलाइज इन स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि क्या होता है कि जैसे मैंने बोला अभी कि ये 3D स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होता है पूरा एक स्फेरिकल तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बीच में सेंट्रल एटम है, इसके बगल में मान लीजिए कि ये एक दूसरा एटम है और ये दूसरा एटम है, ये क्या है, लीनियर शेप है, लीनियर शेप है। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा एक स्फेरिकल, ठीक है, ये पूरा एक 3D व्यू होता है इसका। तो ये क्या होता है कि पूरे स्फेरिकल सरफेस इस तरह का होता है और इसमें ये लोकलाइज होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि लोकलाइज इन स्फेरिकल सरफेस। अब इसके बाद देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पता होगा, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके जो उसका जो चार्ज होता है उसे लोकलाइज करा के इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनाते हैं, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए भी ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो VSEPR थ्योरी है ये मेनली ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, कि मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, उसका वो किस शेप का है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम शेप देखेंगे। इस टॉपिक को हम PDF नोट से पढ़ेंगे ताकि ये आप लोग को और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखिए ये जो थ्योरी है इसका यूज़ हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। इसे हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसे हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कि सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर ना हो, दूसरा कि जिसमें कि लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें किस तरह से हम जो उसका शेप है वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इस थ्योरी के बाद आपको जब शेप आप ये देखते हैं, बनाते हैं ज्योमेट्री, आपको कहीं अगर इसका यूज़ आता है तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स किस तरह से होता है कि जैसे जो लोन पेयर और लोन पेयर होते हैं, ठीक है, उनके बीच रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद किसका नंबर आता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब उसके बाद सबसे कम जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो किसके बीच होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये जो रिपल्सिव फोर्स है उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NH3, ठीक है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन जो है इससे अटैच है, इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, वो लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच उसके बाद थोड़ा कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर। मतलब कि इन दोनों ये जो बॉन्डेड पेयर हैं इनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है वो सबसे कम होगा। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा किसके बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा। ठीक है,
अब उसके बाद सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स कहाँ होगा, जैसे इसमें तो एक ही लोन पेयर है, लेकिन फॉर एग्जांपल जहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, जैसे H2O में, ठीक है, ऑक्सीजन, इसके पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, तो इनके बीच रिपल्शन जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। अब वन बाय वन हम शेप्स को देखते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले कि दो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम जो है वो, उसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, इन्हें शेयर कर रहा है। तो जैसे इस तरह का कुछ शेप होगा, तब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए BeCl2, Be क्या है, यह सेंट्रल एटम है, और ये क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है Cl से। तो इसका जो शेप क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास ना तो कोई लोन पेयर है ना कोई बॉन्ड पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आप बना सकते हैं, आप सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आप जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने आता है और उसका अगर आपको ज्योमेट्री पूछा जाता है, तो आप जस्ट, अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है और थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, तो आप उसका शेप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे BF3 है, यहाँ पर भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली ये काफ़ी थोड़ा इजी टॉपिक है। अब उसके बाद देखिए BF3 में क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या हो गया, तीन की शेयरिंग हो गई, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका भी जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर आता है। तो इस तरह से सारे उसका आप निकाल सकते हैं कि जैसे जहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जैसे कार्बन जो होता है वो चार उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका भी क्या हो जाएगा, बीच में ये सेंट्रल एटम है, उसके चारों ओर ये 3D स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सारे ये जो क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस तरह से इसका जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसमें क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, सेंट्रल एटम यहाँ पर बीच में है, तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 एंड यहाँ पर ये 5, ठीक है। ये यहाँ पर ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ है। तो जैसे ये PCl5 का एग्जाम्पल है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बनाना होता है। और इस तरह से इसमें अगर आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए और उसका जो वैलेंस शेल है वो याद होना चाहिए। और इसमें जनरली अगर पूछा भी जाता है तो थोड़ा इजी पूछा जा सकता है, जैसे H2O का किस तरह का होता है, NH3, ये सारे अगर हमने 16 और 17 का पेपर सॉल्व किया है तो उसमें एक दो क्वेश्चन भी थे इससे रिलेटेड और वो काफ़ी ईजी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिसमें कि जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, इसमें क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। अब इसमें यहाँ पर देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे A है और इसके साथ क्या है, ये दो बॉन्डेड है और यहाँ पर इसका एक ये लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, रिपल्शन की वजह से ये बेंड हो जा रहा है। अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता है, ये स्ट्रेट होता, ये लीनियर होता, बट क्या है, यहाँ पर लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा बेंड हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, तो इस तरह से इसका ये बेंड आएगा। अब उसके बाद देखिए कि अगर इसके पास क्या है, AB3E, E का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर है, और उसके बाद जो ये 3 है वो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ये NH3 इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए अगर दो लोन पेयर हो जाते हैं, दो लोन पेयर हो जाते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये इसको रिपल्सिव फोर्स के कारण ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, और इनके बीच आपस में सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच होता है, लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, तो इस तरह से क्या होगा, ये बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है। H2 का एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं। अब उसके बाद देखिए AB4E, मतलब कि इसमें फोर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो इस तरह से शेप अगर आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, SF4। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दो लोन पेयर है, उसके बाद क्या है, AB3, मतलब कि 3 बॉन्ड्स है यहाँ पे और दो लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, T शेप बन रहा है, ठीक है, इसे T शेप कहा जाता है। अब उसके बाद अगर ये 5 है, AB5, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल जो है वो फॉर्म होगा। यहाँ पर हम पढ़ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मेनली 5 तक याद होना चाहिए कि जो 5 बॉन्ड है, जैसे पहले हमने पढ़ा PCl5, और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसमें यहाँ तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस तरह से जो ये स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो शेप है वो दिखेगा, और ये क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करने जो है वो आना चाहिए। तो आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा।